तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस फाइनेंस का। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसके नोट्स मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी वैसे वैसे आपके साथ ये नोट्स भी शेयर होते चले जाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कैपिटल तो हम फ्रॉम द +1 क्लास, फ्रॉम 11th क्लास हम पढ़ते आते हैं कि व्हाट इज कैपिटल। नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली। तो जब भी हम कैपिटल रेज करते हैं उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें हमेशा बियर करनी पड़ती है। कभी भी आप कैपिटल फ्री ऑफ कॉस्ट बियर नहीं करते हो। नाउ what is cost of capital? It is the minimum rate of return expected by its investors. मतलब कैपिटल जब आपने रेस करी है, आपने जिन लोगों से पैसा उठाया है उन लोगों को आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। तो वो जो एक मिनिमम अमाउंट का रिटर्न होता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो आपको अपने इन्वेस्टर्स को देना ही देना पड़ेगा, उसको आप क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल रेज करने की वो आपकी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि आपने अगर उनसे पैसा रेज किया है उसके बदले में आपको उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके लिए वो एक कॉस्ट होती है एंड दैट इज द मिनिमम, मतलब वो मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको उनकी इन्वेस्टमेंट में एज अ रिटर्न देना ही देना होता है। तो cost of capital is the minimum required rate of return on the investment projects that keeps the present wealth of shareholders unchanged। मतलब आपने अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है तो आपको अपने प्रोजेक्ट से इतनी अर्निंग करनी पड़ेगी कि आपके शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंटैक्ट रहे। अगर वो ज्यादा नहीं हो रही है तो वो कम भी ना हो, मतलब आपको इतनी अर्निंग, इतना रिटर्न उनको देना ही देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग द फर्म्स फंड सप्लाइड बाय द ओनर्स एंड क्रेडिटर्स टू द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। मतलब जिन जिन लोगों से आपने पैसा उठाया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, आप अपने फंड्स को उन लोगों में किस तरह से, कितनी एफिशिएंट वे में एलोकेट कर रहे हो, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको पता है जब आप कैपिटल रेज करते हो उसमें आपके डेट्स भी होते हैं, उसमें आपका प्रेफरेंस कैपिटल भी होता है, उसमें आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स भी होती हैं, उसमें आपका इक्विटी शेयर भी होता है। तो हर एक जो आपने कैपिटल, इस पूरे को क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर? कि आपके कैपिटल में आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितनी इक्विटी है, उसमें कितना प्रेफरेंस है, उसमें कितना डेट है, उसमें कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या टॉपिक इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट कितना रिटर्न देगा, वो होता है आपका कट ऑफ रेट। वो कट ऑफ रेट पे डिपेंड करता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म और द कट ऑफ रेट विच इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। मतलब जिस भी प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे आप कितना मिनिमम रिटर्न अर्न करोगे वो डिसाइड करेगा कि आप उस प्रोजेक्ट को लोगे या नहीं लोगे। क्योंकि बच्चे जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है, उनको वो मिनिमम रिटर्न देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसको हम कट ऑफ रेट या फिर हर्डल रेट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ एंड हर्डल रेट। तो
It is the minimum rate of return expected by its investors which will maintain the market value. आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना होकर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर. अगर आपके शेयर होल्डर्स खुश होंगे तो आपकी कंपनी की जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी. तो इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टर्स को वो मिनिमम रिटर्न देना जरूरी होता है ताकि आप अपनी कंपनी की मार्केट प्राइस जो है शेयर का उसको मेंटेन करके रख पाओ. बिकॉज जब तक आप अपने शेयर होल्डर्स को खुश नहीं करोगे आपकी कंपनी की वेल्थ, आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मेंटेन नहीं हो पाएगी, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फर्म को वो रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना बहुत जरूरी होता है. मतलब जितने की आपने कॉस्ट लगाई है, जितना आपने अपने पॉकेट से पैसा खर्चा है, उससे ज्यादा आपको रिटर्न अर्न करना जरूरी होता है, तभी आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाते हो. तो the project's cost of capital is the minimum required rate of return on funds committed to the project which depends on the riskiness of its cash flows. अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करते, हम कैश फ्लोज को कंसिडर करते हैं. इसका रीजन भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं कि प्रॉफिट्स जो हैं हमारी ट्रू पिक्चर शो नहीं करते, कैश फ्लोज हमारे ट्रू पिक्चर शो करते हैं. तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी हम कैश फ्लो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम किसी प्रोजेक्ट को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट हमें कितनी कैश फ्लो लेकर आएगा. तो सिंस द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आप अडॉप्ट करते हो वो रिस्क से भरा होता है. तो each one of them will have its own unique cost of capital. हर प्रोजेक्ट की अपनी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी. Why? Because हर प्रोजेक्ट का रिस्क फैक्टर अलग होगा. तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाओगे या नहीं जाओगे वो डिपेंड करता है उसकी रिस्क फैक्टर पे और उसकी कैश फ्लोज पे. अगर वो अच्छा कैश फ्लो देगा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अगर वो अच्छे कैश फ्लोज नहीं देगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे. बिकॉज बच्चे अगर वो कैश फ्लोज नहीं देगा ना तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न अर्न नहीं कर पाओगे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मतलब वो मिनिमम रिटर्न तो आपको अर्न करना ही करना है, बिकॉज तभी आपके शेयर होल्डर्स टिक पाएंगे. उनको टिकाने के लिए आपको मिनिमम रिटर्न तो अर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको अपना रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा अर्न करना पड़ता है. तो it should be clear that cost of capital for a project is defined by its risk rather than characteristics of the firm undertaking the project. तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो फर्म्स हैं, फर्म ए और फर्म बी, फर्म पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसका प्रोजेक्ट कैसा होगा, प्रोजेक्ट की रिस्कीनेस पे डिपेंड करता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी. बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है प्रोजेक्ट की रिस्कीनेस पे कि प्रोजेक्ट कितनी कैश फ्लोज दे रहा है. अगर आपके कैश फ्लोज अच्छे होंगे तो रिस्क कम होगा, अगर आपके कैश फ्लोज अच्छे नहीं होंगे तो आप उस प्रोजेक्ट को कंसिडर नहीं करोगे, और क्योंकि वो आपको उतना रिटर्न अर्न करके नहीं देगा. तो बच्चे इस जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक तरह की कॉस्ट नहीं है, वो एक रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको अर्न करना ही करना पड़ेगा अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हो. व्हाई? क्यों अर्न करना पड़ेगा? बिकॉज आपके शेयर होल्डर्स को वो मिनिमम रिटर्न आपको वापस करना ही करना है, क्योंकि आपने उनसे पैसा उठाया है, आपने उनसे कैपिटल रेस करी है, उसके बदले में आपको उनको वो मिनिमम रिटर्न देना ही देना पड़ता है. दूसरी बात, it is that minimum rate of return which will at least maintain the market value of the share. मैंने आपको बताया है कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो डायरेक्टली रिलेटेड है टू योर मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर.
अगर आप ये मिनिमम रिटर्न अर्न करते हो, आपका शेयर होल्डर भी खुश होगा और ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी. And last, it is the rate at which organization must pay to the supplier of the capital for the use of their funds. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हम जिन लोगों के फंड्स यूज कर रहे हैं उसके बदले में हमें उनको कुछ ना कुछ रिटर्न देना ही देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो बच्चे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट 0 रिस्क लेवल, जहां पे आपको कोई भी रिस्क नहीं है और उस पे आप एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे ही रहे हो, मतलब चाहे रिस्क है या नहीं है, आपको ये रिटर्न देना ही देना है अपने शेयर होल्डर को. दूसरा, प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क. अब जो लोग बिजनेस रिस्क उठा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा. बेसिकली इस प्रीमियम को हम वो रिवॉर्ड बोलते हैं कि जो लोग बिजनेस रिस्क इंकर करेंगे उसके बदले में वो रिवॉर्ड एज अ प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है. प्लस फाइनेंशियल रिस्क भी जो इंकर करते हैं उसके बदले में हम उनको रिवॉर्ड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली 3 चीजों से बनती है. सबसे पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको देना ही देना है, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा शेयर होल्डर को. दूसरा, अगर आप बिजनेस रिस्क इंकर करोगे उसके बदले में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. अगर आप फाइनेंशियल रिस्क इंकर करोगे उसके बदले में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम. एंड के हेयर स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बेसिकली ये कोई कॉस्ट नहीं है, ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आपको अपने शेयर होल्डर्स को देना ही देना पड़ता है अगर आपने उनसे कैपिटल रेस करी है, अगर आपने उनका फंड्स यूज किया है. कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक बार और क्रक्स में बता देती हूं. मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड. मेरे टोटल 4 शेयर होल्डर्स हैं और उनसे मैंने कैपिटल रेस करी है. तो मुझे इन प्रोजेक्ट्स में, मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिन प्रोजेक्ट्स से मुझे इतना अर्निंग हो जाए कि मैं वो मिनिमम अर्निंग अपने शेयर होल्डर्स को देकर उन्हें खुश कर सकूं. क्यों? क्योंकि मैंने उनका पैसा यूज किया है, क्योंकि मैंने उनके फंड्स यूज किए हैं. तो बच्चे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं होती है, वो एक मिनिमम रिटर्न होता है जो आपको अपने शेयर होल्डर्स को देना ही देना पड़ता है अगर आप उनके फंड्स यूज कर रहे हो. अब इसके क्या सिग्निफिकेंस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैसे हेल्प करता है. बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है और डिस्प्यूटेड टॉपिक है इन द फाइनेंस थ्योरी. अब उसको बेसिकली 3 जगह यूज किया जाता है. फर्स्ट, आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवैल्यूएट कर पाते हो कि क्या मुझे प्रोजेक्ट ए के लिए जाना चाहिए, क्या मुझे प्रोजेक्ट बी के लिए जाना चाहिए, या फिर मुझे प्रोजेक्ट सी के लिए जाना चाहिए. ये आप कैसे डिसाइड करोगे? थ्रू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको हेल्प करती है डिसाइड करने में कि आपको किस प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए और किस प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाना चाहिए. देन सेकंड है, आपको आपकी फर्म की डेट पॉलिसी डिजाइन करने में हेल्प करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आपको पता ही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी होता है, इक्विटी भी होती है, प्रेफरेंस भी होता है. अब तीनों को रेस करने में हमें कितनी कॉस्ट लगेगी? अगर कम कॉस्ट लगेगी तो ही हम उसको यूज करेंगे. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको हेल्प करता है कि आप अपनी कंपनी की डेट पॉलिसी किस तरह से डिजाइन कर रहे हो, कितना % आप इक्विटी को दे रहे हो, कितना % आप प्रेफरेंस को दे रहे हो और कितना % आप डेट को दे रहे हो. लास्ट, आप अपने टॉप मैनेजमेंट की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज कर पाते हो, उसको चेक कर पाते हो. बेसिकली क्यों? क्योंकि अगर आपके मैनेजमेंट ने अच्छे प्रोजेक्ट्स लिए हैं तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे रिटर्न्स देगा और ऑटोमेटिकली आपका शेयर होल्डर भी खुश हो जाएगा. जिससे क्या होगा, घूम फिर के बात वहीं आती है कि आपकी कंपनी के जो प्राइस हैं, जो मार्केट प्राइस है शेयर का, वो ग्रो करेगा. तो अब इन तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन. नाउ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मेजर करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनको इवैल्यूएट कर पाते हो. बेसिकली उनको सिंक
स्क्रीन आउट कर पाते हो कि आपने किस प्रोजेक्ट के लिए जाना है और किस प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाना है। इसके लिए आप एक मेथड यूज करते हो, एनपीवी मेथड। एनपीवी क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखिए इसमें हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एनपीवी क्या होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसके जो कैश फ्लोज आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू और आपकी कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैंने किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया था, 60 लाख का वो प्रोजेक्ट था, 60 लाख मेरी कॉस्ट हो गई प्रोजेक्ट की। अब वो प्रोजेक्ट मुझे कितने कैश फ्लोज दे रहा है, तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू ही ज्यादा कंसिडर की जाती है एज कंपेयर टू योर फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि बोला जाता है ना कि जो पैसा अभी आपके हाथ में है वो ज्यादा, आप उसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे एज कंपेयर टू द मनी दैट यू विल बी हैविंग इन द फ्यूचर। इसलिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को कंसिडर करते हैं अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। तो NPV is the difference between the present value of cash inflows and the present value of the cash outflows over a period of time. आपने कितना पैसा लगाया है और आपके पास कितना पैसा आया है, दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली ये कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि हम अपने लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको, उनकी बजटिंग करते हैं कि हमने कितने प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। तो वो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? एनपीवी के बेसिस पे। पहले हम हर प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो it is NPV is the result of calculation used to find the current value of a future stream of the payment। मतलब जिस प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगाया है ये सोच के कि मुझे वो फ्यूचर में काम आएगा, तो वो जो फ्यूचर स्ट्रीम्स हैं उनकी, वो आज मुझे क्या देकर जाएंगी, वो आज मुझे कितना पैसा देकर जाएंगी, उसको बोलते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो डिस्काउंटिंग मेथड होता है। बेसिकली आपके 2 मेथड्स होते हैं, एक डिस्काउंटिंग होता है, एक कंपाउंडिंग होता है। वो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिस्काउंटिंग में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर वैल्यू, और कंपाउंडिंग में हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो और अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। तो investment projects that provide a positive NPV when its cash flows are discounted by cost of capital। अब आप वो डिस्काउंटिंग टेक्निक किसकी हेल्प से करोगे? वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेल्प से ही करोगे। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। आप उस रेट की हेल्प से डिस्काउंट करते हो अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, तो आपको पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी। और अगर वो एनपीवी इतनी है कि आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब इफ द प्रोजेक्ट हैज 0 एनपीवी, मतलब अगर आपकी नेगेटिव नहीं आई एनपीवी, 0 आ रही है, इट मींस इट्स कैश फ्लोज यील्ड हैव यील्डेड अ रिटर्न जस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि आपको इतना रिटर्न अर्न करना है कि वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। अगर आपका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज हैविंग पॉजिटिव एनपीवी। बट अगर आपकी एनपीवी 0 है, इसका मतलब जितना अपने पॉकेट से पैसा खर्चा उतना ही आप रिटर्न कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। हाँ, जितना अपने पॉकेट से पैसा खर्चा उतना तो अर्निंग आपकी होनी ही चाहिए, तभी आपके शेयर होल्डर्स टिक पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो आपका एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब आपका जो एनपीवी है वो कॉस्ट, मतलब आपने इतना रिटर्न अर्न करना है, वो आपका रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। तो आप डिसाइड, तो मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको हेल्प करती है आपके प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालने में, और फिर जब आप एनपीवी निकाल लेते हो तो आप डिसाइड कर पाते हो कि आपने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है।
क्योंकि आप वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे जो आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा. Therefore, acceptance or rejection of any investment project depends upon the project's NPV. आपके प्रोजेक्ट की NPV, आपके प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ये बताती है कि क्या आप इस प्रोजेक्ट के लिए जाओगे या नहीं जाओगे. ठीक है जी. सेकंड जो आपका यूज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो है डिजाइनिंग डेट पॉलिसी. डेट पॉलिसी इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट कंसिडरेशन, क्योंकि आप अपने डेट में आप वहीं से कैपिटल रेज करना पसंद करते हो जहां पे आपको कम कॉस्ट बियर करनी पड़े. तो एज हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि जो आपके टैक्सेस हैं, अगर आप डेट के लिए जाते हो, अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो, तो वो आपको हेल्प करते हैं टैक्स सेव करने में. क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. तो जितने अमाउंट से आपने इंटरेस्ट पे करा उतने अमाउंट से आपके टैक्सेस कम हो जाते हैं. इसको बोलते हैं टैक्स शील्ड. आपको टैक्स शील्ड मिल जाती है अगर आप ज्यादा डेट लेते हो एज कंपेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस, क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस में इस तरीके का कोई भी प्रिविलेज आपको नहीं मिलता है. बट अगर आप डेट के लिए जाते हो तो जितना % आप इंटरेस्ट पे करोगे उतने अमाउंट से आपका टैक्स कम हो जाता है. तो आपको एक टैक्स शील्ड मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. इसको भी हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं. तो जब आपको किसी चीज से प्रिविलेज मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट कम हो गई, ऑटोमेटिकली आप अपने जेब से पैसा कम खर्च करना पड़ रहा है. तो ये जो टैक्स शील्ड है ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क? फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? जब आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरी नहीं कर पाते हो. आपका जब आप डेट के लिए जाते हो, जब आपने डेट लिया है, इस केस में आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या है? इंटरेस्ट पे करना. जब आप वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे या फिर जो उधार जो डेट आपने लिया है वो डेट ही नहीं पे कर पाओगे, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क में हो. तो जितना ज्यादा आप डेट लोगे उतना ज्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है. तो डेट लेने से हमारा टैक्स शील्ड तो हमें मिल गया, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क हमारा बढ़ जाता है. तो इन डिजाइनिंग द फाइनेंशियल पॉलिसी, प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कितना रखोगे और इक्विटी कितना रखोगे. तो वो परसेंटेज इस तरीके से डिसाइड करनी है जिसकी वजह से आपका जो शेयर होल्डर्स का वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो यूजफुल इन डिसाइडिंग about the method of financing at a point of time. अब method of financing मतलब अगर आपने लीज करना है, कोई प्रोजेक्ट लीज के लिए लीज पे लेना है या फिर उसको बोरो करना है या फिर उसको बाय करना है, ये सब चीजें आप कैसे डिसाइड करोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हेल्प से तो डिसाइड करोगे. तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको हेल्प करती है मेथड ऑफ फाइनेंसिंग चूज करने में. नाउ थर्ड मेथड क्या है? थर्ड यूज क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? परफॉर्मेंस अप्रेजल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. Search and evaluation will involve a comparison of actual profitability undertaken by the firm with the projected overall cost of capital. कहने का मतलब ये है कि आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, उन्होंने उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हम इवैल्यूएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैसे? जो प्रोजेक्ट उन्होंने सिलेक्ट किया होगा, अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब आपने अच्छा प्रोजेक्ट चुना है, इसका मतलब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा अर्न कर पा रहे हो. ठीक है, इससे आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाती है. तो cost of capital also play a useful role in dividend decisions and investment in current asset. अब डिविडेंड डिसीजन भी वही है कि आपको कितना पैसा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा रिटेन करके रखना है. इसमें भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हेल्प करता है. और आपने वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमको एक यूजफुल रोल प्ले करता है.